इस कहानी की शुरुआत पुर्तगाल के एक घने जंगल के बीच बनी एक बड़ी सी हवेली से होती है, जहां एमिलिया नाम की औरत अकेले अपने जुड़वा बच्चों की देखभाल कर रही थी। वो आबादी से बहुत दूर रहती थी और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। पर एक दिन जब अमेलिया अपने एक बच्चे को सुला रही थी और दूसरा लिविंग रूम में था, तभी एक अनजान आदमी और औरत अंधेरे का फायदा उठाते हुए चुपके से अमेलिया के घर में घुस आए और उनका मकसद उन जुड़वा बच्चों को चुराना था। हालांकि उनका असली इरादा क्या था ये किसी को नहीं पता। अब वो दोनों अपना अपना रास्ता चुन लेते हैं। औरत लिविंग रूम वाले बच्चे की ओर बढ़ती है, जबकि आदमी उस बच्चे को लेने निकल गया जिसे अमेलिया सुला रही थी। तब औरत चालाकी से एक बच्चे को अपने कब्जे में कर लेती है और बाहर जाकर अपने साथी का इंतजार करने लगती है। लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी वो आदमी बाहर नहीं निकला, क्योंकि जैसे ही वो आदमी बच्चे को उठाने वाला था, अमेलिया की नजर उस पर पड़ गई थी। उसने तुरंत उस आदमी का पीछा किया और इससे पहले कि वो घर से जान बचाकर भाग पाता, अमेलिया की आंखें अचानक बिल्कुल सफेद हो गई। जिसके बाद उसने उस आदमी के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो बच्चे को लेकर वहां से निकल ही नहीं पाया। इसी बीच बाहर इंतजार कर रही औरत तब पूरी तरह से हैरान रह गई जब उसने देखा कि अमेलिया अपने एक बच्चे को गोद में लेकर उसकी गाड़ी की ओर भागते हुए आ रही है, जो कि इस बात का साफ इशारा था कि अमेलिया ने अपने एक बच्चे को बचा लिया था और वो आदमी अपने मकसद में बुरी तरह से नाकाम हो चुका था। तब घबराहट में वो औरत दूसरे बच्चे को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाती है, जिसके बाद उसने उस चुराए हुए बच्चे को वुडलैंड ऑर्फनेज में छोड़ दिया ताकि उसकी ठीक से देखभाल हो सके। तो अब यहाँ से कहानी कई साल आगे एडवर्ड नाम के एक आदमी की ओर मुड़ती है, जो कि अमेलिया का वही जुड़वा बेटा था जिसे चुराकर वुडलैंड ऑर्फनेज में छोड़ दिया गया था। एडवर्ड ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त वहीं बिताया था और बड़ा होने के बाद उसने अकेला रहना शुरू कर दिया था। एक अनाथ होने के नाते एडवर्ड के दिल में हमेशा अपने असली माँ बाप के बारे में जानने की एक गहरी बेचैनी रहती थी और इसी उम्मीद में उसने अनाथ आश्रम में संपर्क किया। पर एक लंबे इंतजार के बाद जब वहाँ से कॉल आई तो उन्होंने बताया कि उनके पास उसके असली परिवार की कोई जानकारी नहीं है। ये खबर सुनकर एडवर्ड पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि उसने अपने असली परिवार से मिलने की बहुत बड़ी उम्मीद लगा रखी थी। खैर, अब कुछ वक्त के बाद एडवर्ड ने अपनी गर्लफ्रेंड राइली के साथ अपना बर्थडे मनाया, जहां राइली ने उसे एक खास तोहफा दिया जो कि एंसेस्ट्री नाम की एक डीएनए रीडर डिवाइस थी। और इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए एडवर्ड को बस अपने खून की एक बूंद देनी थी। ये डिवाइस एक ऐप से जुड़ा हुआ था जो अपने आप उन लोगों की तलाश करता था जिनका डीएनए उससे मिलता जुलता हो, और एडवर्ड के लिए ये उसके असली परिवार को ढूंढने का एक नया रास्ता था। तब खुशी और उम्मीद से भरे एडवर्ड ने तुरंत उस डिवाइस का इस्तेमाल किया और सिस्टम के कंफर्मेशन का इंतजार करने लगा। पर उस रात एडवर्ड अचानक एक डरावने सपने से घबरा कर जाग उठा। जब उसने अपना फोन चेक किया तो वो ये देखकर बुरी तरह से चौंक गया और खुशी से झूम उठा कि उसका डीएनए मैनुअल नाम के एक आदमी से 100% मैच कर चुका था। इस नतीजे का सीधा मतलब था कि मैनुअल और एडवर्ड का आपस में खून का रिश्ता था, और आसान भाषा में कहूँ तो वो दोनों सगे भाई थे। तब बिना वक्त गवाए एडवर्ड ने तुरंत मैनुअल का नंबर ढूंढा और उसे कॉल मिला दी। और बातचीत के दौरान मैनुअल ने खुलासा किया कि उसका एक जुड़वा भाई था जिसे बचपन में ही चुरा लिया गया था। उस हादसे ने अमेलिया को अपने बेटे को खोने के गम में बुरी तरह से तोड़ दिया था, पर इसके बावजूद उसने कभी अपने खोए हुए बच्चे की तलाश बंद नहीं की थी। इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मैनुअल और अमेलिया को एडवर्ड मिल ही गया था, और एडवर्ड को भी अपने परिवार से दोबारा मिलने का वो सुनहरा मौका मिल ही गया जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत पुर्तगाल में मैनुअल के घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और उसकी गर्लफ्रेंड राइली ने भी इस सफर में उसके साथ जाने का फैसला किया। और एक लंबी फ्लाइट के बाद एडवर्ड और राइली ने कार से अपना आगे का सफर तय किया। तब रास्ते में वो एक लोकल औरत से रास्ता पूछने के लिए रुके जो सड़क के किनारे कुछ सामान बेच रही थी। शुरुआत में तो वो औरत राइली से काफी प्यार से पेश आई, पर जैसे ही राइली ने उसे मैनुअल के घर की फोटो दिखाई तो उस औरत के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वो बेहद रूखी हो गई। उसने बड़ी बदतमीजी से उन्हें वहां से चले जाने को कहा, जिससे राइली उसके इस अजीब बर्ताव पर काफी कंफ्यूज हो गई। हालांकि थोड़ी देर भटकने के बाद एडवर्ड और राइली को आखिरकार सही रास्ता मिल गया और वो दोनों बेहद हिफाजत के साथ मैनुअल के घर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मैनुअल ने उनका बड़े अच्छे से स्वागत किया, जो पहले से ही घर के बाहर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। आखिरकार अपने बिछड़े हुए जुड़वा भाई से मिलकर एडवर्ड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और इस जज्बाती मिलन को देखकर राइली का भी दिल भर आया। तब मैनुअल उन्हें अंदर ले गया और उन्हें अपने उस आलीशान घर की झलक दिखाई। उनकी ये हवेली बहुत बड़ी थी, जिसके चारों ओर हरे भरे ट्रॉपिकल जंगल
जंगल और खुले मैदान थे जो कि उस घर को और भी ज्यादा शानदार बना रहे थे, और घर के अंदर का हिस्सा भी बेहद खूबसूरती और नजाकत से सजाया गया था। तब घर देखते वक्त एडवर्ड और राइली की नजर अमेलिया की एक तस्वीर पर पड़ती है जिसने उनका ध्यान पूरी तरह से खींच लिया, और उस फोटो में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हालांकि वो अभी उससे नहीं मिल सकते थे क्योंकि बताया गया था कि अमेलिया अभी आराम कर रही है। उसी रात सोते वक्त एडवर्ड को एक बार फिर से एक डरावने सपने ने परेशान कर दिया। जब वो आधी रात को चौंक कर उठा तो उसने देखा कि मैनुअल चुपके से उसके कमरे में दबे पांव अंदर आ रहा था। असल में मैनुअल उसे अमेलिया से मिलवाने ले जाना चाहता था। ये सुनकर एडवर्ड तुरंत उठा और उसके पीछे पीछे अमेलिया के बेडरूम तक चला गया। तब सालों बाद जब एडवर्ड ने आखिरकार अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसके अंदर अजीब से जज्बात उठने लगे। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि अमेलिया वैसी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी जैसी उसने इतने सालों से उम्मीद की थी। प्लास्टिक सर्जरी की वजह से अमेलिया का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था, पर इसके बावजूद इतने सालों बाद अपनी माँ से मिलने की खुशी उसके डर पर हावी हो गई। अमेलिया भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थी और उसने इस बात पर बड़ी हैरानी और खुशी जताई कि उसका बेटा अब कितना बड़ा और हैंडसम हो चुका है। अब अगली सुबह एडवर्ड ने बड़े ही उत्साह के साथ ये खुशखबरी राइली को सुनाई। अपनी माँ से हुई इस पहली मुलाकात के बारे में सुनकर राइली भी बेहद खुश हुई। अब इसके थोड़ी देर बाद राइली अपना वक्त बिताने के लिए मैनुअल के पालतू पक्षी की ड्राइंग बनाने लगी, जिसके दौरान अचानक अमेलिया वहाँ आ गई और उसके पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने राइली के शहर से लेकर उस हवेली के इतिहास तक की बातों पर चर्चा की, लेकिन ना जाने क्यों राइली को अमेलिया के आसपास थोड़ी अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर बात क्या है, पर उस औरत में कुछ तो ऐसा था जिससे उसे डर लगने लगा था। तब माहौल को थोड़ा अजीब होता देख राइली ने किसी तरह बात को खत्म किया और वापस अपने कमरे की ओर निकल गई। पर बाथरूम से निकलते वक्त उसके कानों में अमेलिया और मैनुअल की आपस में हो रही एक बेहद सीरियस बातचीत पड़ गई। तब अपनी उत्सुकता को रोक ना पाते हुए राइली ने चुपके से उनकी बातें सुनना शुरू कर दी। अब क्योंकि वो दोनों पुर्तगाली भाषा में बात कर रहे थे, इसलिए राइली ने उनकी बातों को समझने के लिए अपने फोन में एक ट्रांसलेशन ऐप का सहारा लिया। पर जो कुछ भी उसने सुना उसने उसे बुरी तरह से उलझन में डाल दिया था। दरअसल अमेलिया इस बारे में बात कर रही थी कि वो वापस जवान होने का और इंतजार नहीं कर सकती। पर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये पता चली कि एक अडल्ट आदमी होने के बावजूद मैनुअल अभी भी अमेलिया के साथ ही सोता था। पर तभी अमेलिया ने अचानक कहा कि राइली छुपकर उनकी बातें सुन रही है। ये सुनते ही राइली के होश उड़ गए और वो घबराकर वहाँ से तुरंत भाग निकली और उसने सीधा एडवर्ड के पास जाकर उसे ये सारी सच्चाई बता दी। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था कि इतने बड़े घर में जहाँ इतने सारे कमरे खाली पड़े हों, वहाँ एक जवान बेटा अपनी माँ के साथ सोता हो। पर फिर भी ना जाने किस वजह से मैनुअल ने अमेलिया के साथ ही सोने का फैसला किया था। अब इसके अगले दिन राइली ने अपने एक दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, पर उस घर में नेटवर्क इतना खराब था कि किसी से भी संपर्क कर पाना नामुमकिन हो गया था। तब घर के एक कमरे की तलाशी लेते वक्त राइली के हाथ पुरानी तस्वीरों से भरा एक डब्बा लग गया। वो फोटोज देखने में काफी पुरानी लग रही थी, जैसे वो एडवर्ड के पूर्वजों की हों। लेकिन जैसे जैसे राइली उन्हें ध्यान से देखती गई, उसे ये अजीब बात समझ आई कि उन पूर्वजों के चेहरे जवान मैनुअल और अमेलिया से हूबहू मिलते जुलते थे। यहाँ तक कि उन तस्वीरों के मर्दों की शक्ल भी एडवर्ड और मैनुअल से काफी ज्यादा मिलती थी। पर इससे पहले कि राइली इसके बारे में कुछ और पता लगा पाती, अचानक मैनुअल वहां टपका, जिससे वो बुरी तरह से चौंक गई। तब उसने जल्दी से वो डब्बा बंद किया और बिना इजाजत किसी चीज को छूने के लिए उससे माफी मांगी। अब उसी रात जब राइली गहरी नींद में सो रही थी, तभी एक बच्चे के रोने की धीमी सी आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। पर यह समझ के बिल्कुल बाहर था, क्योंकि उस घर में सिर्फ बड़े लोग ही रहते थे, तो वहाँ किसी बच्चे का होना नामुमकिन था। तब उस आवाज का पीछा करते हुए राइली आखिरकार अमेलिया तक जा पहुंची, पर वहाँ का नजारा देखकर उसके पूरी तरह से होश उड़ गए, क्योंकि अमेलिया का शरीर अचानक से जवान हो चुका था। तभी अचानक अमेलिया ने आगे बढ़कर राइली का हाथ कसकर पकड़ लिया। पर अगले ही पल राइली को एहसास हुआ कि ये बस उसका एक डरावना सपना था। लेकिन जब आधी रात को उसकी आंख सच में खुली, तो वो अमेलिया को दोबारा देखकर डर के मारे कांप उठी। इस बार अमेलिया की आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी और वो राइली के सूटकेस में कुछ ढूंढ रही थी। जिसके बाद धीरे धीरे अमेलिया रेंगती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी, जिससे राइली बुरी तरह से डर गई थी। पर तभी वो एक बार फिर से नींद से जाग उठी और उसे समझ आया कि ये भी उसका एक डरावना सपना ही था। शुरुआत में तो उसे लगा कि ये सब बस बुरे सपने थे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने सूटकेस पर पड़ी, तो उसके पैरों
पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसका सूटकेस असल में खुला हुआ था और उसके सारे कपड़े किसी ने बिल्कुल तह करके रखे हुए थे। राइली को अच्छी तरह से याद था कि सोने से पहले उसने अपना सूटकेस पूरी तरह से बंद रखा था, पर सुबह जब उसने देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था, जिससे ये साफ था कि रात के अंधेरे में अमेलिया चुपचाप उसके कमरे में घुसी थी और इस ख्याल ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अब अगली सुबह अपने बेचैन दिमाग को शांत करने के लिए राइली ने घने जंगल में जॉगिंग पर जाने का फैसला किया। तब पेड़ों के बीच फोन के सिग्नल मिल रहे थे, तो उसने तुरंत अपनी एक सहेली को कॉल लगाया और एडवर्ड के परिवार में हो रही इन अजीबोगरीब और डरावनी हरकतों के बारे में सब कुछ बताया। इसी बीच हवेली में एडवर्ड भटक रहा था, क्योंकि उसे राइली कहीं नजर नहीं आ रही थी। तब तलाश करते करते उसकी नजर एक भारी पुराने दरवाजे पर पड़ी, जो एक छोटे से अंधेरे कमरे की ओर खुलता था और उसे अंदर से किसी बच्चे के रोने की हल्की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। तब हिम्मत जुटाकर वो जैसे ही अंदर गया, वहाँ का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ कोई बच्चा नहीं था बल्कि एक अनजान आदमी जंजीरों में जकड़ा दर्द से बुरी तरह से तड़प रहा था। और ये खौफनाक मंजर देखकर एडवर्ड इतना ज्यादा डर गया कि वो सदमे के मारे वहीं बेहोश हो गया। तब मैनुअल ने मौके पर पहुंचकर उसे संभाला और एक शांत मेडिटेशन रूम में ले गया। वहां मैनुअल ने उसे शांति देने के लिए एक कप चाय दी और एडवर्ड से आंखें बंद करने को कहा। पर जैसे ही एडवर्ड ने आंखें बंद की, मैनुअल ने टेलीपैथी के जरिए उसके दिमाग से संपर्क करना शुरू कर दिया और उसे उसके बचपन की यादें दिखाई। पर धीरे धीरे वो यादें एक डरावने मंजर में बदलने लगी। एडवर्ड ने देखा कि अमेलिया का चेहरा सफेद और भयानक हो चुका था, उसकी आंखें शैतानी चमक से भरी थी और वो चारों तरफ से लाशों के ढेर से घिरी हुई खड़ी थी। अब जब एडवर्ड ने डरकर आंखें खोली तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसके सामने मैनुअल की जगह राइली खड़ी थी, क्योंकि असल में मैनुअल ने दिमागी जादू पैदा कर दिया था। राइली का रूप धरे मैनुअल ने एडवर्ड से कहा कि वो शांत रहे और उसे समझाया कि ये एक खास तोहफा है जो अमेलिया की औलाद होने के नाते उन दोनों भाइयों के पास है। एडवर्ड अभी भी बेहद डरा हुआ और घबराया हुआ था, उसे मैनुअल की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। दूसरी ओर राइली अपने कमरे में इंटरनेट पर अमेलिया के घर के बारे में जांच पड़ताल कर रही थी, पर जो कुछ उसने ऑनलाइन पुराने आर्चीव्स में पढ़ा, उसे पढ़कर उसके पूरी तरह से होश उड़ गए, क्योंकि वो आलीशान घर असल में पुर्तगाल की एक ऐसी शातिर चुड़ैल का था जिसके पास दोबारा जवान होने की काली शक्तियां थी। पर इसके लिए उसे या तो अपने ही परिवार में घिनौने रिश्ते बनाने पड़ते या फिर अपने ही बच्चों को निवाला बनाना पड़ता था। तभी कमरे में एडवर्ड आया और राइली ने घबराते हुए तुरंत उसे सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागने को कहा। उसने बताया कि उसका परिवार नॉर्मल नहीं है और उसे वहाँ बहुत डर लग रहा है, लेकिन एडवर्ड का रवैया अचानक पूरी तरह से बदल चुका था। उसने राइली से बहुत ही बदतमीजी और सख्ती से बात की और जाने से साफ मना कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके परिवार ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है और उसके अंदर अपने परिवार के लिए एक अंधा जुनून भर दिया है। तब राइली ने टूटे हुए दिल और मजबूत इरादे के साथ साफ कह दिया कि चाहे एडवर्ड रुके या ना रुके, पर वो अकेली ही यहाँ से निकल जाएगी। अब इसके अगले दिन मैनुअल ने एडवर्ड को अपने और एमिलिया के साथ डांस करने के लिए बुलाया। तीनों ने मिलकर बड़ी खुशी और हंसी मजाक के साथ वहां डांस किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर राइली जंगल में जॉगिंग करते हुए अनजाने में रोड तक जा पहुंची, जहां उसे वही औरत मिली जिसने उसे पहले रास्ता बताने से रूखापन दिखाकर मना कर दिया था, और उस औरत का नाम वेरा था। तब राइली ने इस बार हिम्मत करके उससे पूछा कि आखिर उसने पहले ऐसा बर्ताव क्यों किया था, और इस बार वेरा का दिल पिघला और उसने राइली को भागने की बजाय अपने घर बुलाया। वहां उसने राइली को अपनी बेटी फैला और उसके बॉयफ्रेंड आर्थर की एक पुरानी तस्वीर दिखाई। वेरा ने एक ऐसी डरावनी सच्चाई बताई जो फैला ने उसे कभी नहीं बताई थी। असल में आर्थर की माँ अमेलिया कोई आम औरत नहीं बल्कि 100 सालों से जिंदा एक शैतानी चुड़ैल थी। काले जादू के दम पर वो अमर थी और जब भी उसका शरीर बूढ़ा होने लगता वो दोबारा जवान हो जाती। पर जवान होने के लिए उसे एक बेहद घिनौना काम करना पड़ता था, और वो था उसे अपने ही बेटे के साथ रिश्ता बनाना। बच्चा पैदा होते ही उसका शरीर दोबारा जवान हो जाता था, पर अगर बेटी पैदा होती तो वो राक्षसी उसे खा जाती, और अगर जुड़वा बेटे पैदा होते तो उसे पूरी तरह जवान होने के लिए दोनों बेटों के साथ रिश्ता बनाना पड़ता। यही वजह थी कि अमेलिया अभी तक पूरी तरह से जवान नहीं हुई थी। उसके पास मैनुअल तो था, पर अपना रिचुअल पूरा करने के लिए उसे हर हाल में एडवर्ड की भी जरूरत थी। और इससे भी बड़ा और दिल दहला देने वाला खुलासा ये हुआ कि आर्थर कोई और नहीं बल्कि मैनुअल और एडवर्ड का ही असली बाप था। यानी कि अमेलिया ने पहले जवान होने के लिए अपने ही बेटे आर्थर के साथ रिश्ता बनाया था ताकि वो पहले जवान हो सके। आर्थर इस घिनौने काम से सख्त नफरत करता था और अमेलिया के चंगुल से निकलना चाहता था। जब वो फैला से मिला और उसे उससे मोहब्बत हुई तो उसने अपने आने वाले बच्चों को इस दलदल से बचाने का फैसला किया। सालों पहले जिन लोगों ने उन जुड़वा बच्चों को चुराया था वो कोई और नहीं बल्कि खुद आर्थर और फैला ही थे। आर्थर ने अपनी जान जोखिम में डाली थी ताकि उसके बेटे उस घिनौने खेल का हिस्सा न बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
फेला किसी तरह एडवर्ड को लेकर अनाथ आश्रम पहुंचने में कामयाब हो गई थी, लेकिन आर्थर अपने बेटे मैनुअल को नहीं बचा पाया और अमेलिया ने उसे पकड़ लिया। फेला अपने प्यार आर्थर को अकेले मौत के मुंह में नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो बहादुरी दिखाते हुए उसे छुड़ाने के लिए वापस अमेलिया की उस मनहूस हवेली में चली गई। पर उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटी, जिसका मतलब साफ था कि अमेलिया ने उसे बेरहमी से खत्म कर दिया था। ये खौफनाक सच सुनकर राइली की रूह कांप उठी, पर वो वेरा की शुक्रगुजार थी कि उसने ये दर्दनाक सच्चाई उसके सामने रख दी और राइली का शक अब पूरे यकीन में बदल चुका था। तब वो बिना एक पल भी गवाए उस हवेली की ओर भागी ताकि किसी भी तरह एडवर्ड को मनाकर उस नर्क से बाहर निकल सके। लेकिन वापस पहुंचकर राइली ने देखा कि एडवर्ड मैनुअल और अमेलिया के साथ ऐसे मजे में डांस कर रहा था जैसे इस दुनिया में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। उसने तुरंत एडवर्ड को रोका और अपने साथ वेरा के घर चलने की जिद की ताकि वो उसे उसके परिवार का असली और डरावना चेहरा दिखा सके। लेकिन जब वो जाने लगे तो अमेलिया ने बहुत ही शातिर तरीके से रोने का नाटक शुरू कर दिया, जैसे राइली उसके बेटे को उससे छीन रही हो। पर एडवर्ड को लगा कि शायद राइली की बात बहुत जरूरी है, इसलिए वो बेबसी में उसके पीछे निकल गया। लेकिन जब वो वेरा के घर पहुंचे तो वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था और वेरा गायब थी। तब राइली जबरदस्ती घर के अंदर घुसी और वहाँ से आर्थर और फेला की तस्वीर उठा लाई। उसने एडवर्ड को झंझोड़ते हुए दिखाया कि इस तस्वीर में दिखने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका असली बाप और अमेलिया का अपना बेटा था। तब राइली ने एडवर्ड के सामने हाथ जोड़े कि वो ये खतरनाक जगह छोड़ दे, पर एडवर्ड पर जैसे कोई काला जादू हो चुका था। उसने राइली की एक नहीं सुनी। तब पूरी तरह से मायूस होकर राइली ने अकेले ही निकलने का फैसला किया और एडवर्ड से कहा कि उसका वेकेशन खत्म होने वाला है, इसलिए वो भी उसके साथ चले। राइली ने गाड़ी में सामान लादा और बाहर इंतजार करने लगी, जबकि एडवर्ड आखिरी बार अलविदा कहने हवेली के अंदर चला गया। पर अंदर पहुंचते ही अमेलिया ने अपनी शातिर चाल चली और एडवर्ड को बहुत ही प्यार से एक कप चाय पिलाई, मगर उसे पीते ही एडवर्ड को चक्कर आने लगे और वो लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। जिसके बाद वहां राइली आई और उसके करीब आने लगी। पर सच तो ये था कि वो राइली नहीं बल्कि खुद रूप बदले हुए अमेलिया थी और एडवर्ड को उस नशीली चाय की वजह से दिमागी भ्रम में बस वही दिख रहा था जो अमेलिया चाहती थी। इधर असली राइली गाड़ी में बेचैनी से इंतजार कर रही थी, पर तभी उसके फोन पर एंसेस्ट्री सिस्टम का एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि एडवर्ड के डीएनए में एक अजीब और रेयर खराबी है जो इस बात का सबूत था कि उसके पूर्वजों में सदियों से घिनौने रिश्ते रहे हैं। और राइली तुरंत समझ गई कि अमेलिया एडवर्ड के साथ भी वही घिनौना खेल खेलने वाली है। इसी घबराहट में जब उसने गैराज का दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ वेरा की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। तब दूर से उसने मैनुअल को आते हुए देखा और उसे पूरा यकीन हो गया कि वेरा को मैनुअल ने ही मारा है। इसलिए राइली ने जिंदा बचने के लिए एक बेलचा उठाया और जैसे ही मैनुअल पास आया उस पर जोर से हमला करके वहां से भाग गई। जिसके बाद एडवर्ड को ढूंढते हुए राइली को एक गुप्त और अंधेरा कमरा मिला, जहां उसने एक बेहद कमजोर बूढ़े आदमी को कैद देखा जो कि कोई और नहीं बल्कि आर्थर था। पर उसे तुरंत छुड़ाना नामुमकिन था, इसलिए राइली मजबूरी में एडवर्ड की तलाश में आगे बढ़ी। तब उसने दरवाजे की दरार से देखा कि अमेलिया उसके साथ वो घिनौना रिचुअल शुरू कर चुकी है। इसलिए राइली डर के मारे वहीं छुप गई और जैसे ही अमेलिया बाहर निकली तो राइली बेहोश एडवर्ड को घसीटकर वहां से निकालने लगी। मगर भागने से पहले राइली का सामना फिर से जख्मी मैनुअल से हुआ और मौका मिलते ही उसने उसे ऐसे जोर से धक्का दिया कि वो दूसरी मंजिल से सीधा नीचे गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो गया। जिसे देखकर अमेलिया गुस्से से पागल हो गई और जानवरों की तरह राइली को मारने दौड़ी। पर राइली ने अपनी पूरी जान लगाकर उसका मुकाबला किया और जैसे ही उम्मीद खत्म होने ही वाली थी तभी आर्थर ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए वहां आकर राइली की जान बचाई और खुद को कुर्बान कर दिया ताकि राइली और एडवर्ड इस नर्क से बाहर निकल सकें। और थकी हारी राइली आखिरकार एडवर्ड को उस मनहूस हवेली से हमेशा के लिए दूर ले जाने में कामयाब हो गई। पर इसके कुछ महीनों बाद अमेलिया दोबारा जवान हो चुकी थी, क्योंकि एडवर्ड और मैनुअल के साथ अपना घिनौना रिचुअल पूरा करने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया था और तुरंत एक बेहद खूबसूरत और जवान औरत में बदल गई। अब अमेलिया और मैनुअल उस नए बच्चे के साथ सुकून से रह रहे हैं ताकि आगे चलकर ये घिनौनी परंपरा ऐसे ही चलती रहे और अमेलिया हमेशा के लिए जवान बनी रहे। लेकिन क्या हो अगर शैतान किसी पुरानी हवेली या घिनौने रिचुअल में नहीं बल्कि आपके अपने घर के स्विमिंग पूल में छुपा हो? क्योंकि कभी कभी जिन चीजों को हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का जरिया समझते हैं वही हमसे हमारी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी मांगती हैं। रे वॉलर जो कि एक पुराना बेसबॉल प्लेयर है, अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। रे को लगा था कि इस घर का स्विमिंग पूल उसकी पुरानी बीमारी को ठीक कर देगा, पर वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि साल 1992 की एक रात में इसी पूल ने रेबिका नाम की एक बच्ची को निगल लिया था। ये पानी सिर्फ बीमार को ठीक नहीं करता बल्कि बदले में एक मासूम की जान भी मांगता है। यानी कि अब रे की पत्नी ई
ईव और उसके बच्चों को ही उस शैतानी ताकत का सामना करना होगा जो पानी के नीचे से उन्हें पुकार रही है। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो क्या ईव अपने परिवार को इस काले पानी की प्यास से बचा पाएगी या फिर रे खुद उनके लिए खतरा बन जाएगा? ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें खतरनाक शैतान की ये भयानक कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।